Students, the topic that we today cover is Bairstow's method. Okay. Now what is this method? This is again a numerical method which is used to solve some particular type of equations, and we have already discussed bisection method, regular falsy method, Newton-Raphson method, so many methods we have discussed. But all those methods are used for finding real roots of equations. Okay, जो आपने अभी तक methods पहले पढ़े थे उन methods की help से हम लोग real roots find out कर सकते हैं. There was nothing about complex roots of an equation. Complex roots के लिए वहाँ हमने कोई भी results नहीं पढ़े हैं. बट जो ये मैथड बेयरस्टोज मैथड है, इस मैथड की हेल्प से हम लोग अपने इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस मैथड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैथड्स, क्योंकि इस मैथड की हेल्प से हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स भी अपनी इक्वेशंस के मिल सकते हैं. कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और इस मैथड की हेल्प से रियल रूट्स को भी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स आई हैव टू फाइंड इट्स रूट्स, और I can say that we have to find values of x from this equation. Okay, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं. क्यूबिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली 3 रूट्स होंगे एंड ऑल द रूट्स आर इक्वल. ओके, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे किसी भी मेथड से, किसी भी फॉर्मूला से, तो आपके 3 रूट्स ही आएंगे. अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? आपको पता है कि अगर कोई भी रूट है तो हम कैसे लिख सकते हैं अपनी गिवन इक्वेशन f of x को? f of x could be written as x minus 3 into x minus 3 into x minus 3. और अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये जो गिवन इक्वेशन है वही एज इट इज ऑब्टेन हो जाएगी. तो देखिए आपको क्या आइडिया मिला यहाँ से? क्या हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि अगर आपको रूट्स गिवन है तो आप उन्हें रूट्स को कैसे लिख सकते हो? x माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट, x माइनस थर्ड रूट. फॉर एग्जाम्पल आपको 3 रूट्स नहीं पता, आपको सिर्फ 2 रूट्स पता है. ओके, आपको सिर्फ इस इक्वेशन के 2 रूट्स पता है. अगर मुझे इक्वेशन के 2 रूट्स पता है तो मैं सिर्फ 2 फैक्टर्स लिख सकती हूँ और साथ में लिख सकती हूँ कि कोई और टर्म अभी है जो हमें नहीं पता, विच वी हैव टू फाइंड. तो देखिए हमने क्या देखा कि अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स हमें गिवन है तो हम उसे इस फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ओके, इंटू क्यू एक्स जो है आपका वो एज इट इज रहेगा. तो आपका ये जो f of x था ये किसके इक्वल आ गया? एक्स स्क्वायर minus, this is a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. we have just applied that formula. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कंक्लूड कर रही हूँ अब यहाँ से कि मेरा जो फंक्शन f of x है that could be written in this form, is it is a product of 2 terms. एक टर्म के अंदर क्या आ रहे हैं? आपके रूट्स आ रहे हैं. दूसरी जो टर्म होगी रिमेनिंग उसमें भी क्या होंगे? आपके रूट्स ही होंगे. अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? दिस प्लस 0. ओके, अगर हम उसमें 0 ऐड कर दे तो नो इशू, नो प्रॉब्लम. फर्दर आप देखिए इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? f of x डिवाइडेड बाय, हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 मीन्स जो एक फैक्टर हमें पता था. तो आपका कोशेंट क्या आएगा? qx, और रिमाइंडर क्या आएगा? 0. ओके, आपको पता है आप किसी भी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो कि जिस टर्म को आप डिवाइड कर रहे हो दैट कुड बी रिटन एज जिससे डिवाइड किया इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, तो देखिए हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप किसी भी इक्वेशन को अगर उसका एक फैक्टर निकल जाए तो हम उसको इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए रिमाइंडर 0 कब आया? अगर ये आपका फैक्टर था, मीन्स ये इस इक्वेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था. बट अगर आपको इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं पता, अगर ये वाले टर्म आपका एग्जैक्ट फैक्टर नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा बल्कि कोई और टर्म आ जाएगी. ओके, तो आपको रिमाइंडर भी एज इट इज कोई ना कोई वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएंगी. ये आपका x का फंक्शन भी हो सकता है, ये कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है, इट कुड बी ऑफ एनी टाइप.
तो देखिए हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे बेयर-स्टोस मेथड में। तो देखिए रजे बेयर-स्टोस मेथड क्या कहता है, सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एक nth डिग्री की पॉलिनोमियल है जिसे हमने सॉल्व करना है, और आपको क्या लिया हुआ है आपने n इज ग्रेटर देन 2, कि ये मेथड उन पॉलिनोमियल्स के लिए यूज किया जाता है जिनकी डिग्री क्या होगी ग्रेटर देन 2, मीन्स क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक, और जिनकी डिग्री 5 मीन्स 2 से हायर डिग्री की पॉलिनोमियल्स के लिए ये मेथड यूज किया जाएगा। सेकेंडली हमने अभी बात की थी कि ये मेथड जो है हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स भी देता है और रियल रूट्स भी। तो सपोज हमने, और जो आपको ये रूट्स मिलेंगे, देखिए आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स में ही अकर करते हैं। अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी क्या होगा, उस इक्वेशन का रूट होगा, मीन्स प्लस एंड माइनस दोनों साइंस के साथ हमें रूट मिलते हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स रूट्स भी निकाल सकते हो इसकी हेल्प से, रियल रूट्स भी, बट आपको मिलेंगे कैसे, पेयर्स की फॉर्म में। तो सपोज हमने लिया कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा। nth डिग्री की इक्वेशन है, n रूट्स होंगे, जैसे थर्ड डिग्री की इक्वेशन थी 3 रूट्स हैं, फोर्थ डिग्री की इक्वेशन होगी 4 रूट्स होंगे। तो इफ इक्वेशन इज ऑफ nth डिग्री देन देयर विल बी n रूट्स। तो हमने उन n रूट्स में से कोई भी 2 रूट्स सपोज किए, सपोज फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। जैसे हमें यहाँ पे 2 रूट्स पता थे, अब मुझे पता है कि अगर 2 रूट्स पता हैं तो मैं उन्हें ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। बट अब मुझे, अगर देखिए आपकी इक्वेशन सेकेंड डिग्री की होती तो ये टर्म आपकी कंप्लीट आ गई थी। अब ये थर्ड डिग्री की इक्वेशन थी तो 2 फैक्टर से तो काम नहीं चला, साथ में कोई रिमेनिंग पोर्शन भी अभी बचा है। तो देखिए अगर मेरे पास 2 रूट्स, मैंने अभी क्या कहा था कि इस मेथड की हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स फाइंड आउट करते हैं या रियल रूट्स, और आपको कैसे मिलेंगे, पेयर्स में आपको मिलेंगे। पेयर मतलब है कि या तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं या आपके 2 रियल रूट्स आप लेके चल रहे हो। तो देखिए जब भी 2 होंगे, 2 मीन्स x माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट, अगर मैं इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टर्म आपकी आ जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कैसी टर्म आई आपकी, एक क्वाड्रेटिक टर्म, मीन्स आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक टर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप क्या कह सकते हो, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मुझे उस इक्वेशन का मिल जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता रूट्स क्या है, आपने इस रूट को अल्फा सपोज किया, इसको बीटा, आप क्या लिखोगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो हमेशा मुझे क्या मिल जाएगा, उस इक्वेशन के लिए एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाएगा। और इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को देखिए, अगर चलो अब हम क्या कर रहे हैं, आपको इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को इस गिवन क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। ओके, देखिए मैं इसको जनरली कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस पी एक्स प्लस क्यू, वेयर p इज इक्वल्स टू माइनस 2 अल्फा एंड स्मॉल q इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए ये आपने पर्टिकुलर अल्फा बीटा की फॉर्म में अगर रूट्स हैं तो ये फैक्टर आएगा, बट हमें नहीं पता कि रूट्स रियल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, तो आपने उसको एक जनरल से रिप्रेजेंटेशन दी, क्योंकि हमें पता है फैक्टर तो क्वाड्रेटिक ही आ रहा है, तो आपने उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या ली, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। वहाँ यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 अल्फा, और q की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें करना क्या है इस मेथड में, पहले क्वाड्रेटिक फैक्टर फाइंड आउट करना है, उस क्वाड्रेटिक फैक्टर से अपनी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ओके ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने क्वाड्रेटिक फैक्टर से उस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यही किया हमने, क्वाड्रेटिक फैक्टर से अपनी गिवन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया। देखिए जब आप एक nth डिग्री की पोलिनोमियल को एक क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशिएंट कैसा होगा, n माइनस 2 डिग्री का, और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई रिमाइंडर भी आपका बचेगा, एंड सपोज रिमाइंडर जो है आपका दैट इज आर एक्स प्लस एस, क्योंकि हमें पता है ये nth डिग्री की पोलिनोमियल है, सेकेंड डिग्री की पोलिनोमियल से आप उसको डिवाइड कर रहे हो, तो जो क्वोशिएंट होगा उसकी डिग्री क्या होगी, n माइनस 2, एंड रिमाइंडर विल बी ऑफ डिग्री 1। जो रिमाइंडर मिलेगा वो एक लीनियर टर्म मिलेगी।
देखिए हमें अभी तक नहीं पता, आपको यहाँ तो पता थे, रूट्स थे, बट हमने क्या किया, एक जनरल सा फैक्टर लिया। हमें नहीं पता कि जो ये इक्वेशन है ये रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग बनी है। हमने कोई भी आपने क्वाड्रेटिक फैक्टर अपनी तरफ से चूज किया है। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है इस इक्वेशन के रूट से बना हो, और हो सकता है ये इक्वेशन के रूट्स से ना भी बना हो। तो आपका रिमाइंडर जरूरी नहीं है कि 0 आएगा, क्योंकि आपने कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर इस इक्वेशन के लिए चूज किया है। तो देखिए क्या होगा, तो हमारी Qn-2 की वैल्यू कितनी है, इट इज अ सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल। हमने सपोज किया इट इज B0 xn-2 B1 एंड सो ऑन। जो गिवन इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट्स हमने A0 A1 A2 AIs के फॉर्म में चूज किए हुए हैं, और जो आपका कोशेंट आया है इधर उसके जो कोफिशिएंट्स हैं हमने BIs की फॉर्म में लिए हैं, सपोज B1 B2 B3 एंड सो ऑन, एंड दिस इज योर रिमाइंडर। बट अब देखिए वही चीज हम कर रहे हैं। आप f(x) को कैसे लिख सकते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में रिमाइंडर, हम यही चीज यहां कर रहे हैं। f(x) could be written as product of these two terms, we have just multiplied these two terms and add remainder in it, और इसके अंदर हमने रिमाइंडर को जो है ऐड किया है। तो देखिए जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, f(x) is in the form of AIs A0 A1 A2 A3 and so on, your Qn-2x जो Q है वो किसकी फॉर्म में है, B1 B2 B3 and so on। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड कर देंगे तो आप देखोगे ये एक पूरी की पूरी पोलिनोमियल बन जाएगी। ओके, सिमिलरली इधर भी क्या है, एक पोलिनोमियल। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। मींस जो भी लाइक पावर्स ऑफ x हैं, फॉर एग्जांपल इधर से xn-2 को आप xn-2 से कंपेयर करेंगे, xn-3 को xn-3 से, x स्क्वायर को x स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को आपस में आप जो लीनियर है उन्हें आपस में कंपेयर करोगे। और देखिए कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे दोज विल बी b केस, मींस b केस रनिंग फ्रॉम 0 1 2 3, मींस यू कैन फाइंड B0 B1 B2 B3 and so on from using this relation. By using this relation we can have values of b case, and if we compare we will get r is equals to bn-1, और आप देखिए b किस पे डिपेंड कर रहा है, p और q पे। सिमिलरली s किस पे डिपेंड कर रहा है, s किसके इक्वल आ रहा है, bn प्लस p bn-1। और तो हम क्या देख रहे हैं, s जो है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, b पे और p पे। तो b की वैल्यू आप ऊपर से देखो तो b की वैल्यूज किस पे डिपेंड कर रही है, p पे एंड q पे। तो देखिए अगर मैं यहां से जनरलाइज करके इसको लिखूं तो आई कैन री राइट इट एज r इज अ फंक्शन ऑफ p एंड q एंड ऑल्सो s इज अ फंक्शन ऑफ p एंड q। मीन्स r और s जो है वो p और q के वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। ओके, so finally we have find that r and s are functions of p and q, means r और s जो है आपके p और q पे डिपेंड करते हैं। बट देखिए मुझे क्या करना है, अपनी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और आप देखिए रूट्स क्या होंगे, रूट्स वो टर्म्स होंगी जिनके लिए रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0। हम क्या करते हैं इस मेथड में, हम रिमाइंडर से शुरू कर रहे हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, देखो आपको पता है कि अगर ये टर्म जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, अगर आपका ये क्वाड्रेटिक फैक्टर एग्जैक्ट फैक्टर होगा, मीन्स अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर इस इक्वेशन के रूट्स को कंटेन करता है, ये रूट्स की हेल्प से बना है, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0। और हमें क्या करने हैं, इक्वेशन के रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर को 0 लेके चलेंगे और देखेंगे कि जो भी उसका फैक्टर है वो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके रूट्स को कंटेन करता होगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है अगर उसके अंदर रूट्स हैं तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। अब मैं इसको रिवर्सली यूज करूंगी कि अगर मैं रिमाइंडर 0 लेके चलूं तो मुझे जो क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जिसके अंदर हमारे रूट्स होंगे। और अगर मुझे ये रूट्स वाला फैक्टर मिल गया तो मैं इसको सॉल्व करके इजीली रूट्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यही करेंगे, हम सपोज करके चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो आपका रिमाइंडर आया है दैट इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है इट मींस ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आपकी इक्वेशन को क्या कर रहा है, कंप्लीटली
डिवाइड कर रहा है, और अगर ये फैक्टर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इट मीन्स इस फैक्टर के अंदर क्या है, हमारी इक्वेशन के रूट्स हैं, या मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो फैक्टर है ये किसकी हेल्प से बना है, रूट्स की हेल्प से ही बना है। तो हम इस मेथड में जो आपका बेसिक है वो यही है कि आप ये सपोज करके चलते हो कि जो आपकी रिमाइंडर है दैट इज 0। अब देखिए रिमाइंडर क्या था, RX प्लस S इज इक्वल्स टू 0। ये 0 कब होगा, अगर R भी 0 हो जाए और S भी, ओके मतलब रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है, योर R एंड S बोथ शुड बी इक्वल टू 0। तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूं कि जो आपका R और S है वो दोनों ही टर्म्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो स्टूडेंट्स हम इस मेथड में अब क्या करेंगे, अब देखिए R और S किस पे डिपेंड कर रहे हैं, P और Q पे। तो बेसिकली मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे P और Q की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके लिए R और S दोनों ही क्या हो जाएं, 0 हो जाए। मीन्स मुझे इस क्वाड्रेटिक फैक्टर में से P और Q निकालने हैं, और P और Q की वो वैल्यूज मुझे चाहिए जिन वैल्यूज के लिए ये रिमाइंडर्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। तो आप जो भी फॉर्मूला डिराइव करोगे वो इस कॉन्सेप्ट को लेके डिराइव करोगे कि मुझे वो P और Q चाहिए सच दैट फॉर विच R एंड S बोथ आर इक्वल टू 0। तो हमारे पास P और Q की वैल्यूज ऐसी आ जाएंगी। तो जब आपके पास P और Q की वैल्यू आएगी तो आप यहां से देख सकते हो कि जो P है वो किसके इक्वल है, -2 अल्फा, एंड जो Q है वो किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब आपके पास ये दोनों साइड्स आ जाएंगी तो आप अल्फा और बीटा इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, हम अल्फा बीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मुझे अल्फा बीटा मिल गए तो इट मीन्स मुझे अपनी इक्वेशन के रूट्स भी मिल जाएंगे। सिमिलरली आप कॉम्प्लेक्स की जगह रियल रूट्स के साथ भी इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। तो देखिए अब हमें क्या करनी है, P और Q की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके लिए हमारी जो रिमाइंडर की टर्म्स हैं R और S दोनों ही क्या हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। अब हम लोग डायरेक्ट अपने रिजल्ट को यूज करेंगे, वी आर नॉट गोइंग थ्रू द कंप्लीट डेरिवेशन। हम कंप्लीट डेरिवेशन यूज नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, P एंड Q की हेल्प से ही अपने रूट को अप्रोच करेंगे। देखिए आपने पिछले मेथड्स, बहुत से मेथड्स पढ़े हैं जिसमें आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपका एग्जैक्ट रूट है यहाँ, और हम क्या करते हैं एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से शुरू करते हैं, और किसी भी मेथड, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन रेफसन, किसी भी मेथड की हेल्प से आप स्टेप बाय स्टेप मूव करते हो और आप धीरे धीरे अपने रूट को अचीव कर जाते हो, अपने रूट को अटेन करते हो। बट इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यूज के साथ प्ले नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ किसका यूज कर रहे हैं, हम P और Q की वैल्यूज का यूज कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इस मेथड में होगा क्या, हम P0 और Q0 मतलब P और Q इनिशियल वैल्यूज लेके चलेंगे, हम P और Q को एग्जैक्ट करते जाएंगे। हम फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, P1 Q1 आएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, P2 Q2 आ जाएगा, एंड स्टेप बाय स्टेप हम कहाँ चले जाएंगे, अपने रूट के क्लोज, मतलब हम उस क्वाड्रेटिक फैक्टर के पास चले जाएंगे। वी विल अप्रोच दैट क्वाड्रेटिक फैक्टर विच विल गिव्स अस रूट। हम वो क्वाड्रेटिक फैक्टर अप्रोच करेंगे वन बाय वन जिस क्वाड्रेटिक फैक्टर से हमें क्या मिल जाएंगे, रूट्स। लेट अस स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। वी आर गिवन विद एन इक्वेशन, और आप देखिए इस इक्वेशन की जो डिग्री है दैट इज 4th, स्टार्टिंग विद P0 इज इक्वल्स टू 3 एंड Q0 इज इक्वल्स टू -5। देखिए हमें पता है हमें क्या करना है इस मेथड में, बेसिकली अपना क्वाड्रेटिक फैक्टर फाइंड आउट करना है, एंड दिस फैक्टर कॉरस्पॉन्ड्स टू आवर रूट। ये फैक्टर हमें कहाँ लेके जाएगा, रूट तक लेके जाएगा। उसने कहा है कि P और Q की आपको स्टार्टिंग वैल्यूज गिवन है, P0 इज 3 एंड Q0 इज -5, और हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को एग्जैक्ट करते जाना है, इन वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट करते करते अपने फाइनल क्वाड्रेटिक फैक्टर को अचीव करना है। तो देखिए क्या करते हैं इस मेथड में हम लोग, बेसिकली आपको इक्वेशंस गिवन है, हम हमेशा इस कोफिशिएंट को 1 रखेंगे। तो देखिए क्या है, मैं इस इक्वेशन के जस्ट कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज 1, 5, 3, -5 एंड -9। ओके,
अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस साइड पे हम लिखते हैं माइनस पी एंड माइनस क्यू। आप देखिए माइनस पी की वैल्यू कितनी है, मीन्स पी नॉट एंड क्यू नॉट। पी नॉट इज 3, तो माइनस पी नॉट कितना हो जाएगा, -3, और माइनस क्यू नॉट कितना रह जाएगा, 5। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहां लिखूं दिस इज ए नॉट, A1, A2, A3 एंड A4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ये 1 है इसको एज इट इज यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं। ओके, 1 एज इट इज, देन वी मल्टीप्लाई पी नॉट विद दिस फैक्टर। आप लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन पढ़ी होगी, सिंथेटिक डिवीजन में भी हम लगभग कुछ इसी तरह की प्रोसेस करते हैं। देखिए कुछ वैसी ही चीज हम यहाँ कुछ वैसा ही हम यहाँ कर रहे हैं, 1 एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे, 1 को और -3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इट मीन्स -3 हेयर। यहाँ पे आपकी दोनों टर्म 0 है, यहाँ पे आपकी ये टर्म क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, आपको अपने आप लिख लेना है दिस टर्म्स आर 0। देखिए 0 मतलब हम क्या कर रहे हैं, दिस इज A नॉट A1। अगर मैं A नॉट से पहले की टर्म देखूं इट विल बी A-1, बट आप देखिए आपकी इक्वेशन में A-1 नहीं है, A-1 का कोफिशिएंट कितना है, 0 है। लाइक द सेम वे ये कुछ कोफिशिएंट्स हम उसी सेंस में लिख रहे हैं। आप न्यूमेरिकली आप इसको ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है, 1 एज इट इज, फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाली टर्म अभी भी 0 ही रहेगी, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्या होगा, 5 - 3 इज 2। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या करोगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके अब कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे, इट विल बी -6। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी कोई ना कोई टर्म आएगी। देखिए वो टर्म कैसे आएगी, 2 से पहले का जो नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, Q से, तो इट विल बी 5। ठीक है, हमने क्या किया, 1 एज इट इज, फिर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, इन्हें ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप में -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया, 2 से पहले का जो फैक्टर है उसको Q नॉट से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 5। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा आपका, इट विल बी 2 + 2। अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ, एंड इट विल कम्स आउट टू बी -6। और जो Q नॉट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जो पहले वाली एक टर्म है, मीन्स 2 से, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 5 × 2 इज 10। और आप देखिए कितना आ जाएगा, -1। वी विल अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। क्या करेंगे, फिर से आप ये जो -1 आया है, -1 की मल्टीप्लाई किससे, -3 से, इट मीन्स 3। और जो नया नंबर है -1 से पहले जो नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। मीन्स इस रो में, Q वाली रो में कौन से नंबर्स होंगे, पहले वाले नंबर्स को Q से मल्टीप्लाई करना है। और आप देखिए कितना आता है, इट विल बी -5 × 2 इज अगेन 10। ओके, सो इट कम्स आउट टू बी इट विल बी +4। स्टूडेंट्स ये जो आए थे आपके, ये A0, A1, A2 थे। जो नई रो में हमारी वैल्यूज आई है ये क्या है, B0, B1, B2, B3 एंड B4। वी विल अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। आप फिर से क्या करोगे, -P0 और Q0 एज इट इज रखोगे, और आप देखिए हम क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। देखिए फिर से क्या होगा, 1 एज इट इज, सपोज दीज बोथ ऑफ दीज 2 टर्म्स आप क्या ले रहे हो, 0, 1 एज इट इज, देन P0 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, मीन्स -3 इधर, और ये वाली टर्म आपकी क्या रहेगी, एज इट इज। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इट विल बी -1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों ही टर्म्स कैलकुलेट होंगी, P के कोरस्पॉन्डिंग भी एंड Q के कोरस्पॉन्डिंग भी। तो क्या करना है, यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, P0 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -3 × -1 इज 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और Q के लिए क्या करते हो, इससे पहले वाली टर्म को Q से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स इट विल बी 5, 8, इट विल बी 10। आपका यहाँ पे 10 आया। अगेन सेम प्रोसेस, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, मीन्स -30, एंड जो 5 है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब इससे पहले जो एक नंबर है, मीन्स 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है,
-1 से इट विल कम्स आउट टू बी -5। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा -36। इसी तरह से आप जो नेक्स्ट वैल्यू है इसको भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या टर्म आएगी -36 इंटू -3, और फिर जो भी नंबर है उससे प्रीवियस वैल्यू को किससे कर दोगे आप मल्टीप्लाई 5 के साथ, मीन्स 10 इंटू 5 इट विल बी 50। अब देखिए ये वैल्यूज A0 थे, ये BIs थे, ये क्या है CIs। दिस इज C0, C1, C2, C3 एंड C4। तो देखिए अब हमें क्या करना है, मुझे P से लेके कहाँ पे जाना है, P0 को अप्रोच करते करते एग्जैक्ट P तक जाना है, Q0 को करेक्ट करते करते एग्जैक्ट Q तक जाना है। मीन्स मुझे कुछ P में कुछ ऐड करनी है वैल्यू ताकि मैं इस पॉइंट तक चले जाऊं। सिमिलरली Q में मुझे कुछ डेल्टा Q ऐड करना है ताकि मैं Q को अप्रोच कर पाऊं। और डेल्टा P और डेल्टा Q निकालने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, तो वो दो फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए डेल्टा P का फॉर्मूला क्या है, जिसमें आप B और C को यूज करते हो, और डेल्टा Q के लिए भी आप किसकी वैल्यूज यूज करते हैं, B और C की वैल्यूज। और आप देखिए इस टेबल से हमारे पास B की वैल्यूज भी कैलकुलेट हो चुकी हैं, C की वैल्यूज भी कैलकुलेट हो गई हैं। जब मैं इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए इन वैल्यूज को वहां पुट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, अपनी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, मीन्स P0 से P1 मिल जाएगा, Q0 से Q1। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग अब टेबल से फाइंड आउट करें तो टेबल से मेरे पास B1, B2, B3 एंड B4 की वैल्यूज आ चुकी हैं। And similarly we have find the values for C1, C2 and C3. Now our equation is of 4th degree, equation की डिग्री 4th है, so value of n will be 4। हमारी n की वैल्यू कितनी होगी 4। तो देखिए मैं P0 पे हूँ, मुझे नेक्स्ट पॉइंट P1 पे जाना है, तो हम P1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन्स P में मैं कुछ P0 में कुछ ऐड करेंगे तभी P1 आएगा। मीन्स P1 कैसे मिलेगा, अगर मैं P0 में कुछ डेल्टा P ऐड कर दूं, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड डेल्टा P। सिमिलरली मुझे Q0 से नेक्स्ट एग्जैक्ट वैल्यू तक जाना है, थोड़े एक्यूरेट आंसर तक जाना है, तो Q0 में मैं कुछ अगर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा Q1। तो Q0 में मुझे कुछ ऐड करना है ताकि मेरी Q की वैल्यूज भी जो है वो करेक्ट हो सके। तो हमें क्या करना है, बेसिकली Q0 के लिए ये फैक्टर डेल्टा Q फाइंड आउट करना है। ओके तो देखिए टेबल से हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं। इस फॉर्मूला में n को 4 पुट किया तो आपके पास डेल्टा P कितना आया, -0.09। एंड सिमिलरली उस फॉर्मूला में n को 4 पुट करने से डेल्टा Q की वैल्यू ये आई है। एंड वी हैव ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। तो जब आप इसको पुट करके सॉल्व करते हो इट विल बी 0.08। तो आपकी P1 और Q1 फाइंड आउट हो चुकी है। P1 कितना है कि जितना स्टार्टिंग में P था, मीन्स P0 प्लस डेल्टा P, जितनी भी उसमें करेक्शन हुई है, तो ये क्या हमारी फर्स्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ P0। एंड सेकेंड इज Q1। Q1 कितना है, Q0 में जो भी करेक्शन है मीन्स डेल्टा Q आया उसको ऐड कर दिया। तो देखिए अब आपके पास नई दो वैल्यूज आ चुकी हैं, P1 एंड Q1। हमने स्टार्ट किया था P0 Q0 से, अब ये वैल्यूज करेक्ट होके क्या बन चुकी है, P1 और Q1। ये 3 से 2.91 हो गया है, ये -5 से -4.92 हो गया है। और देखिए स्टूडेंट्स, हम इसी प्रोसेस को रिपीट करके क्या फाइंड आउट करेंगे, P2 एंड Q2, सिमिलरली P3 एंड Q3, P4 Q4। आप तब तक इस वैल्यू को रिपीट करोगे जब तक आपकी ये वैल्यूज नियरली सेम आनी शुरू नहीं हो जाएंगी। मीन्स इनका गैप अगर कम हो जाए, इस कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर गैप कम हो जाएगा तो हम वहां इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। अब देखिए हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे P1 एंड Q1 के साथ। पहले P0 Q0 के साथ किया था, अब यही प्रोसेस रिपीट होगी P1 एंड Q1 के साथ। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे विद द वैल्यूज ऑफ P1 एंड Q1। P1 और Q1 हम अपने लास्ट स्टेप में ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम वही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। वी हैव जस्ट रिटन डाउन द कोफिशिएंट्स 1, 5, 3, -5 एंड 9। दिस टर्म इज फिक्स्ड, ये आपको 1 लेनी है, बाकी कोफिशिएंट्स एज इट इज लिए। तो सबसे पहले क्या किया, 1 को एज इट इज रखा, इसे P1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर दिया। इन्हें ऐड करोगे आप, ये टर्म आएगी, और आपको बताया था कि यहां तक ये टर्म्स क्या हैं, 0 है। फिर देखिए नेक्स्ट टर्म क्या होगी,
फिर आपको क्या करना है, इस टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और जो भी प्रीवियस टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। आप इसे सॉल्व करोगे जैसे हमने पिछला टेबल जनरेट किया था, बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पे हमने ये सेकेंड टेबल जनरेट की विद न्यू वैल्यूज P1 एंड Q1। और आप देखिए यहाँ से आपको B1, B2, B3, B4 मिले और सेकेंड स्टेप से आपको C1, C2, C3 मिले। जब हमने ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट की, n आपका 4 है, n को 4 रखोगे तो आपका फॉर्मूला डेल्टा P के लिए ये होगा, डेल्टा Q के लिए ये। और जब मैं इस टेबल से इन वैल्यूज को पुट करूंगी तो मुझे P2 और PQ मिल जाएंगे। कैसे, देखिए P2 क्या होगा, P1 में कुछ ऐड कर देंगे तो P2 आएगा, मीन्स P1 में मुझे कुछ डेल्टा P ऐड करना है तो मुझे P2 की नई वैल्यू, P की नई वैल्यू मिल चुकी है। सिमिलरली Q2 कैसे मिलेगा, जब मैं Q1 में कुछ ऐड करूंगी तो Q1 में हमने डेल्टा Q ऐड कर दिया, डेल्टा Q हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देखिए मेरे पास P2 और Q2 की दो नई वैल्यूज आ चुकी हैं। तो P0 से P1 गए, P1 से अब हम जंप करके सेकेंड स्टेप P2 पे जा चुके हैं और आप देखिए वैल्यूज क्या है, ये 2.91 और P2 की वैल्यू क्या है 2.90। तो समथिंग एक डिजिट आपका मैच हो चुका है। सिमिलरली Q1 कितना था, -4.92 और ये भी देखिए -4.91 समथिंग आपकी वैल्यू आ रही है। तो आप काफी क्लोज जा रहे हो। अगर हम एक स्टेप और रिपीट करेंगे तो वैल्यूज और क्लोज आ जाएंगी। सेम वे में हम अपना थर्ड स्टेप रिपीट करेंगे। देखिए थर्ड स्टेप के लिए आपकी P2 और Q2 की वैल्यूज हम लास्ट स्टेप में फाइंड आउट कर चुके हैं। सेम टेबल आपने जनरेट किया उसी तरह से जैसे हम पहले दो टेबल्स बना चुके हैं। दीज आर AIs, दिस इज B1, B2, B3 एंड B4, दिस इज C1, C2 एंड C3। फिर आपने अपने फॉर्मूला की हेल्प से डेल्टा P एंड डेल्टा Q फाइंड आउट किए। तो देखिए आप P0 से P1, P2 तक जा चुके हैं। P2 से P3 पे कैसे आ जाएंगे, P3 विल बी P2 प्लस डेल्टा P। P2 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, डेल्टा P हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, P3। सिमिलरली Q3 क्या होगा, Q2 प्लस डेल्टा Q। Q2 के अंदर हम डेल्टा Q ऐड करेंगे तो आप देखिए आपकी नई टर्म क्या आ रही है, ये। अब आप नोट कीजिए, देखिए P2 कितना था 2.90255 और ये भी कितना है 2.902। आपके 3 डेसिमल्स लगभग सेम आ रहे हैं P2 और P3 के। सिमिलरली Q2 में क्या है 4.917 एंड दिस इज ऑल्सो 4.917। यहाँ भी आपके अप्रोक्सीमेटली 3 डिजिट सेम आ रहे हैं। तो वैल्यूज जब सेम आनी शुरू होगी इट मीन्स हम P और Q की वैल्यूज को काफी हद तक एग्जैक्टनेस पे उसको ले जा चुके हैं, काफी हद तक वो वैल्यूज एक्यूरेट आ चुकी हैं। बट देखिए हमें क्या फाइंड आउट करने थे, इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फैक्टर फाइंड आउट करना था। और आप देखिए स्टार्टिंग में हम क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या मान के चले थे जब हमने आर्टिकल किया था, इट इज x² प्लस px प्लस q। p और q आ चुके हैं, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये हमारा आंसर आ चुका है। सपोज आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालने के साथ साथ कहा जाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व भी कीजिए, तो देखिए आपको ध्यान हो अगर, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था p इज इक्वल्स टू -2 अल्फा एंड q इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर मैं इस टर्म को p के इक्वल रखूं, इस टर्म को q के इक्वल रखूं, तो देखिए यहाँ से आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर अल्फा बीटा पता है तो इट मीन्स मेरे पास ये दोनों रूट्स भी आ चुके हैं। इसी तरह से आप रिमेनिंग, आपकी इक्वेशन की डिग्री 4 थी, 2 रूट्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फर्दर 2 रूट्स आप कैसे निकाल सकते हो, फिर से सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके। सो दिस इज ऑल अबाउट बेयर स्टोक्स मेथड। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। थैंक यू।